Hello students, today we will do Model Question Paper English 2023 Objective Set 1. ये सेट सॉल्व करने से पहले हम लोग इसके जनरल इंस्ट्रक्शंस को देख लेते हैं जो बीइंग अ स्टूडेंट आपको बिल्कुल फॉलो करने चाहिए। तो सबसे पहले जो समय आपको ये सेट को कंप्लीट करने के लिए मिलेगा वो है टाइम 1.5 आवर्स एंड फुल मार्क्स जो आपको इसके लिए मिलेंगे वो है 40 राइट। अगर आपने सभी सही किया तो आप मैक्सिमम 40 मार्क्स इसके लिए स्कोर कर सकते हो। सो जनरल इंस्ट्रक्शंस आर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं वो है 40 एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, यानी 40 प्रश्न के अगर आप आंसर करेंगे तो हर प्रश्न के आपको मिलेंगे 1 नंबर। 4 ऑप्शंस आर गिवन, हर प्रश्न के 4 ऑप्शंस होंगे जिसमें से किसी एक को आपको चूज करना है। स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, जो सबसे ज़्यादा सही लगे उसी को आपको सेलेक्ट करना है। इसमें आपको पेशेंस रखते हुए सारे ऑप्शंस को केयरफुली पढ़ना है और फिर करेक्ट ऑप्शन के तरफ बढ़ना है। ऑल द क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, सभी क्वेश्चन आपको करने अनिवार्य हैं और नो मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर रॉन्ग आंसर, यानी अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और आपका वो आंसर गलत हो गया तो दैट डजंट मीन कि आपके मार्क्स काटे जाएंगे, आपके मार्क्स डिडक्ट बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो आपको सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना ज़रूरी है। So let us start with question number 1. Read the passage given below and choose the correct options to answer the questions. यानी ये पैसेज को आपको केयरफुली पढ़ना है और आगे आने वाले क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए इसका अच्छे से समझना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। So the passage is like this. Valley of Flowers is a national park in Uttarakhand, India. एक नेशनल पार्क है उत्तराखंड इंडिया में जो है वैलीज ऑफ फ्लावर यानी फूलों की घाटी। दिस वैली इज फेमस फॉर चार्मिंग meadows ऑफ एल्पाइन फ्लावर्स। ये वैली फेमस है चार्मिंग meadows यानी बहुत ही खूबसूरत ग्रासलैंड जो एल्पाइन फ्लावर से सजी हुई है। एल्पाइन फ्लावर छोटे छोटे पहाड़ी फूल होते हैं जो पहाड़ों पर खिलते हैं। Myriad alpine flowers make this place a colorful paradise, यानी कि जो myriad alpine flowers हैं वो इस प्लेस को एक कलरफुल पैराडाइज के जैसे दिखाते हैं। myriad, what is myriad? It is unnumbered of, यानी अनकाउंटेबल, जिनको आप गिन नहीं सकते, इतने ज़्यादा ये फूल वहाँ पे फैले होते हैं और वो प्लेस ऐसा दिखता है जैसे कि वो एक कलरफुल पैराडाइज हो, बिल्कुल स्वर्ग के जैसा दिखता है। दिस ब्यूटिफुल वैली इज ऑल्सो अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट विथ इट्स pristine beauty and mystical surroundings which attracts nature lovers, photographers and botanists. यानी ये जो ब्यूटिफुल वैली है ये एक वर्ल्ड हेरिटेज है, हमें हमारे इंडिया को एक विरासत में मिली हुई एक ऐसी खूबसूरत जगह है जहाँ पे देश विदेश से लोग आते हैं टू सी इट्स ओरिजिनल प्रिस्टाइनेस, ओरिजिनल ब्यूटी एंड मिस्टिकल यानी रहस्यमय। मतलब अगर आप उस प्लेस को जाकर देखो तो आप बिल्कुल खो से जाओगे वहाँ पे, राइट। सो इट हैज़ मिस्टिकल सराउंडिंग्स विच अट्रैक्ट्स नेचर लवर। नेचर यानी कि प्रकृति, जो प्रकृति को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं वैसे लोग भी अट्रैक्ट होकर इस जगह पहुँचते हैं इस जगह की खूबसूरती को देखने के लिए। एंड फोटोग्राफर्स एंड बॉटनिस्ट टू, फोटोग्राफर्स जो खूबसूरत पिक्चर्स क्लिक करते हैं तो ये जगह उनको भी अट्रैक्ट करती है और साथ ही साथ बॉटनिस्ट्स को भी। बॉटनिस्ट्स यानी कि जो प्लांट्स के बारे में पढ़ाई करते हैं, उनके बारे में रिसर्च करते हैं और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो वे लोग भी इस जगह पे काफ़ी घूमने आते हैं। वैली ऑफ फ्लावर इज़ बाइफर्केटेड बाय पुष्पावती रिवर। ये वैली ऑफ फ्लावर जो है वो डिवाइड होती है 2 भागों में, एक रिवर के कारण जिसका नाम है
Pushpavati River. This valley is one of the famous trekking destinations in India. ये वैली एक बहुत ही खूबसूरत ट्रैकिंग डेस्टिनेशन भी है, यानी एक ऐसा प्लेस जहाँ पे ट्रैक किया जा सके. पहाड़ पे चढ़ने वाली जो चीज़ें होती हैं, राइट, दैट इज ट्रैकिंग. द वैली ऑफ फ्लावर्स इज अ 3 किलोमीटर क्लाइम फ्रॉम घाघरिया, यानी घाघरिया से लगभग 3 किलोमीटर ऊपर की चढ़ाई. जब आप चढ़ेंगे, ट्रैक करेंगे इस प्लेस को, तो फिर आप जाकर पहुंचेंगे वैली ऑफ फ्लावर्स के तक. वन कैनॉट स्टे एट द वैली ऑफ फ्लावर्स. Therefore, Ghagharia remains an ideal place to relax and sleep. कोई ऊपर जाकर एट द टिप नहीं रह सकता. इसके लिए हमें या जो भी विजिटर्स वहाँ जाते हैं वो घाघरिया में ही रुकते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो आराम से रिलैक्स कर सके और नींद ले सके. द वैली इज कवर्ड विथ स्नो फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर. लगभग साल के सभी महीनों में ये वैली जो है वो स्नो से कवर्ड होती है. इट ओपन्स ऑन 1 जून एवरी ईयर फॉर विजिटर्स. ये 1 जून हर साल खुलती है विजिटर्स के लिए, जो भी दर्शनार्थी वहाँ पे आते हैं उनके लिए. इसको सॉल्व करते हैं. पहला क्वेश्चन है, द वैली ऑफ फ्लावर इज इन विच प्लेस. डैश है, यू हैव टू जस्ट टिक द करेक्ट ऑप्शन. तो पहला ऑप्शन है झारखंड, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा बिहार और चौथा राजस्थान. सो द करेक्ट आंसर इज बी, उत्तराखंड. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई इज दिस वैली फेमस फॉर. ये वैली क्यों फेमस है. पुष्पावती रिवर, गंगा रिवर, सनफ्लावर या फिर एल्पाइन फ्लावर. तो ये हमने पहले ही जो हमने पैसेज किया था उसके पहले या दूसरे लाइन में ही हमने ये देखा था कि ये क्यों फेमस है, राइट. तो दिस वैली इज फेमस फॉर एल्पाइन फ्लावर. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई इज दिस वैली अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट. ये वैली वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्यों मानी जाती है. ऑप्शन ए, बिकॉज ऑफ इट्स प्रिस्टाइन ब्यूटी. ऑप्शन 2, बिकॉज ऑफ इट्स मिस्टिकल सराउंडिंग्स. Option C, both A and B, and option D is none of these. यानी ऑप्शन A and B जो हमने अभी पैसेज में पढ़ा ये दोनों ही सही है. तो C ऑप्शन को आप टिक करेंगे क्योंकि इसमें बोथ A and B भी आया है, राइट. क्वेश्चन नंबर 4, द विजिटर हैव टू स्टे इन घाघरिया बिकॉज द वैली ऑफ फ्लावर इज अ हॉन्टेड प्लेस. वन कैनॉट स्टे एट द वैली ऑफ फ्लावर्स. Ghagharia is an ideal place to relax and sleep, या फिर both B and C. So the correct option is both B and C. Question number 5. When does the Valley of Flower open for the visitors? Valley of Flower visitors के लिए कब खुलते हैं. ऑप्शन A 2 अक्टूबर, ऑप्शन बी 1 जून, ऑप्शन सी 3 सितंबर, ऑप्शन डी 1 जनवरी. तो करेक्ट आंसर है 1 जून. ये आपको पैसेज के लास्ट लाइन में इसका आंसर मिला होगा. क्वेश्चन नंबर 6, विच वर्ड मीन्स डिवाइडेड इनटू 2 सेपरेट पार्ट. यानी 2 भागों में बांटने को क्या कहते हैं इंग्लिश में, जो कि आपके पैसेज में है. सो द options given are A, charming, B, bifurcated, C, heritage and D, destination. So the correct answer is bifurcated. B, option B is the right answer. The antonym of repel is, antonym यानी opposite, repel यानी दूर हटाना, दूर जाना, right, is क्या होगा. रिलैक्स, ऑप्शन ए रिलैक्स, ऑप्शन बी अट्रैक्ट, ऑप्शन सी आइडियल एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव. रिपल यानी दूर भागना, सो उसका ऑपोजिट हो गया अट्रैक्ट, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 8, वैली ऑफ फ्लावर्स इज अ नेशनल पार्क इन उत्तराखंड इंडिया. यानी कि फूलों की घाटी नेशनल पार्क है उत्तराखंड इंडिया में. द एबव सेंटेंस इज इन विच टेंस. किस टेंस में है ये सेंटेंस. ऑप्शंस आपके पास है सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. तो करेक्ट आंसर है इसका सिंपल प्रेजेंट टेंस.
Coming to the next, choose the correct options given in the question 9 to 14 and complete the letter given below. एक इनफॉर्मल लेटर अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक फ्रेंड ने एक फ्रेंड को लिखा है. तो लेटर इस तरीके से है कि पहले आपको लिखना है फॉर्मेट, यू शुड राइट द फॉर्मेट करेक्टली. यहाँ पे तो आपको फॉर्मेट लिखना नहीं है, आपको लेटर भी नहीं लिखना, आपको सिर्फ जो मिसिंग वर्ड्स हैं उनको लिखना है, वो भी उसके लिए भी आपको ऑप्शंस मिले हैं. लेकिन जब आप सब्जेक्टिव को सॉल्व करोगे तो इस तरीके से आपको फॉर्मेट को ध्यान में रखना है. तो सबसे पहले ऊपर है ओल्ड HB रोड, कोकर रांची, जो एड्रेस है, एंड आफ्टर दैट 17 नवंबर 2022, यानी कि ये डेट है. फ्रेंड को लिख रहे हैं तो सबसे पहले हम लिखेंगे डियर और फिर नाम है AMAN, दैट इज अमन. तो डियर अमन, आई एम वेरी डैश टू नो दैट यू हैव गॉट फर्स्ट पोजीशन इन द 10th board. So I am very happy to know that you have got first position in the 10th board. मैं बहुत खुश हूँ यह जानकर कि तुम्हें फर्स्ट पोजीशन 10th बोर्ड में मिला है. ऑब्वियस सी बात है, आप फ्रेंड को लिख रहे हैं और आप उसके लिए खुश हैं, तो बाकी के ऑप्शंस जो आपके क्वेश्चन पेपर में है लाइक सैड और एंग्री, वो तो आप बिल्कुल भी नहीं होंगे. तो जाहिर सी बात है आप हैप्पी ही होंगे. तो 10th में आपको हैप्पी को ही लेकर आगे बढ़ना है, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में है, राइट. सो वी आर हैप्पी टू डैश योर नेम इन द मेरिट लिस्ट. तो मेरिट लिस्ट में नाम देख कर भी हो सकता है, राइट. लेकिन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग क्या होगा, वी आर वेरी हैप्पी टू फाइंड योर नेम इन द मेरिट लिस्ट. योर डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क हैज डैश विथ सक्सेस. तुम्हारे डेडिकेशन ने एंड तुम्हारे हार्ड वर्क ने तुम्हें डैश किया है सक्सेस के साथ. तो द करेक्ट आंसर विल बी क्राउन्ड. क्राउन्ड यानी ताज पहनाया है. सक्सेस, सफलता का ताज पहनाया है तुम्हें तुम्हारे डेडिकेशन और हार्ड वर्क ने. योर सक्सेस डैश मी एंड गिव्स मी इंस्पिरेशन. तुम्हारा सक्सेस मुझे डैश करता है और इंस्पिरेशन भी देता है. तो ऑप्शंस में अगर आप देखोगे तो लिखा है डिस्करेज या फिर जेलस या फिर इनकरेज या फिर हेट. तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि कोई अगर कोई अच्छा काम करता है तो उससे कोई भी आदमी डिस्करेज नहीं होता या जेलस, या अगर आप अपने फ्रेंड को लिख रहे हो तो आप उसको हेट नहीं करोगे. तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस दैट यू विल गो फॉर द ऑप्शन बी, दैट इज encourages. Your success encourages me and gives me inspiration. I am very proud of you. Hope you will get similar success in future also. यानी कि मैं तुम पे काफ़ी गर्व करता हूँ और उम्मीद करता हूँ, होप करता हूँ कि तुम्हें इसी तरीके से सक्सेस फ्यूचर में, भविष्य में भी मिलता रहे. योर डैश फ्रेंड अमित. ऑप्शंस आपको इसमें दिखेंगे आपके क्वेश्चन पेपर में, लविंग, लविंगली, फेथफुली एंड ओबीडियंटली. तो यहाँ पे हम लिखेंगे लविंग, योर लविंग फ्रेंड, राइट. लविंग के जगह पे लविंगली नहीं लिखना है, फेथफुली ऑफिशियल लेटर्स में लिखते हैं, ओबीडियंटली ऑफिशियल फॉर्मल लेटर्स में लिखते हैं, राइट. तो फ्रेंड्स को अगर लिख रहे हैं तो योर लविंग फ्रेंड ही होगा. तो लेटर को स्टार्ट करते हैं. उसके क्वेश्चन आंसर्स जो अभी हमने लेटर देखा उसको एक बार यहाँ पे भी ऑप्शंस के साथ देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 में ऑप्शंस आपको मिले हैं सिंसियरली, लविंगली, डियर, DEAR डियर एंड DEER डियर. तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब भी हम लेटर स्टार्ट करते हैं तो अगर फ्रेंड को कर रहे हैं तो हम डियर का इस्तेमाल वहाँ पे कर सकते हैं, हमें डियर लिखना ही चाहिए. सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 के ऑप्शंस हैं A सैड, B हैप्पी, C एंग्री एंड D डिसअपॉइंटेड. तो क्वेश्चन नंबर 10 का सेंटेंस अगर हमें याद हो, आई एम वेरी डैश टू नो दैट यू हैव गॉट फर्स्ट पोजिशन इन द 10th बोर्ड. सो आई एम वेरी हैप्पी. सो ऑप्शन B इज़ द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 11 के ऑप्शंस हैं फाइंड, A फाइंड, B रिसीव, C प्राउड एंड D नन ऑफ दीज. इसका जो सेंटेंस था वो हमारा ये था, वी आर वेरी हैप्पी टू डैश योर नेम इन द मेरिट लिस्ट. सो ऑप्शन A इज़ द करेक्ट आंसर. तो आप A के साथ ही इस क्वेश्चन में जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 12,
के ऑप्शंस हैं ए गिवन, बी फेल्ड, सी क्राउन्ड एंड डी नन ऑफ दीज. सो योर डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क हैज डैश विथ सक्सेस. यानी कि तुम्हारे डेडिकेशन और तुम्हारे हार्ड वर्क ने तुम्हें क्या किया? क्राउन्ड यू विथ सक्सेस. तो ऑप्शन सी क्राउन्ड इज द करेक्ट आंसर हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 के ऑप्शंस हैं डिस्करेजेस, ए डिस्करेजेस, बी इनकरेजेस, सी जेलस एंड डी हेट. इसका जो सेंटेंस था जो हमने लेटर में देखा था वो था योर सक्सेस डैश मी एंड गिव्स मी इंस्पिरेशन. सो द करेक्ट आंसर इज encourages. Your success encourages me and gives me inspiration. Question number 14. At the end जब हम लेटर ख़त्म करते हैं तो हम लिखते हैं your dash friend. ऑप्शन ए loving, ऑप्शन बी lovingly, ऑप्शन सी faithfully, ऑप्शन डी obediently. So the correct answer is, जो correct answer आप यहाँ पे लिखोगे, जो जिसको मार्क करोगे वो है ए loving. क्वेश्चन नंबर 15. उसको पढ़ने से पहले उसके ऊपर लिखे इंस्ट्रक्शन को देखते हैं. चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग. यानी कि जो ऑप्शंस आपको मिलेंगे उससे आपको कोई जो सबसे करेक्ट आपको लगता है वो आपको चूज करना है. क्वेश्चन नंबर 15. द चिल्ड्रन आर मेकिंग नॉइज इन द क्लास. तो ये आपको बताना है कि ये किस टेंस में है. दिस सेंटेंस इज इन डैश. ए सिंपल पास्ट, बी पास्ट परफेक्ट, सी प्रेजेंट परफेक्ट या फिर डी प्रेजेंट कंटिन्यूअस. तो इसका आंसर है डी, ऑप्शन डी प्रेजेंट कंटिन्यूअस. तो हमें ये पता कैसे चला कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है? तो ये हमें इसलिए पता चला क्योंकि बेस वर्ब जो है मेक उसके साथ लगा है आईएनजी. आप देखो सेंटेंस में आपको मिलेगा द चिल्ड्रन आर मेकिंग नॉइज इन द क्लास. तो कंटिन्यूअस टेंस को पहचानने का सबसे आसान तरीका यही है कि वर्ब के साथ अगर आईएनजी लगा हो तो हम काफ़ी इजीली इसको इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि वो कंटिन्यूअस होगा. बट क्वेश्चन ये है कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस कैसे है? तो फिर वो जो हेल्पिंग वर्ब उसके साथ लगा है वो है आर. राइट. तो करेक्ट आंसर इसका है डी प्रेजेंट कंटिन्यूअस. क्वेश्चन नंबर 16. द पैसिव वॉइस ऑफ मिस्टर शर्मा इज मेकिंग अ फिल्म. इज यानी कि पैसिव वॉइस आपको इसका ट्रांसफॉर्मेशन देखना है कि पैसिव वॉइस जो सेंटेंस है आपका यहाँ पे मिस्टर शर्मा इज मेकिंग अ फिल्म, इसका क्या होगा? ऑप्शन ए अ फिल्म इज बीइंग मेड बाय मिस्टर शर्मा, बी अ फिल्म इज मेड बाय मिस्टर शर्मा, सी अ फिल्म इज मेड बाय हिम एंड डी नन ऑफ दीज. तो इज मेकिंग जो क्वेश्चन में है मिस्टर शर्मा इज मेकिंग, तो आपको इज मेकिंग पे देखना है कि ये कौन से टेंस को बिलोंग करता है ये सेंटेंस. इससे इज मेकिंग से आप बिल्कुल आसानी से इस नतीजे पे पहुंचोगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है. राइट. तो जब आपको ये पता लग जाएगा कि किस टेंस में सेंटेंस है तो फिर आपके लिए वो ट्रांसफॉर्मेशन करना काफ़ी इजी हो जाता है. सो द करेक्ट आंसर विल बी अ फिल्म इज बीइंग मेड बाय मिस्टर शर्मा. यानी कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अगर रहता है सेंटेंस तो वाइल कन्वर्जन वो वहाँ पे हम एक वर्ड ऐड करते हैं दैट इज़ बीइंग एंड मेड. जैसा कि मैंने आपको लास्ट ऑनलाइन क्लास में बताया था, मेड इज़ जो वर्ब का जो फॉर्म है जो हम यूज़ करेंगे वो है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब. राइट. तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए अ फिल्म इज बीइंग मेड बाय मिस्टर शर्मा. क्वेश्चन नंबर 17. द पैसिव वॉइस ऑफ हु रोट दिस बुक. ये आपका क्वेश्चन है, इसका आपको पैसिव वॉइस फाइंड आउट करना है. ऑप्शन ए बाय हु इज दिस बुक रिटन, by whom is this book written, C by whom was this book written and D by who was this book written. पैसिव वॉइस, एक्टिव पैसिव वॉइस जब मैं आपको जिस क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था मैंने बताया था क्या सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट.
तो यहाँ पे ये फाइंड आउट करना तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि हर सेंटेंस में हम वो देख पा रहे हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस को चेंज किया गया है। तो बेसिक प्रॉब्लम ये है कि हमें ये पता करना है कि ये सेंटेंस जो है वो किस टेंस में है। रोट से हम ये क्लियरिफाई कर पा रहे हैं, आसानी से समझ पा रहे हैं कि ये सेंटेंस किस टेंस में है, और फिर ऑप्शन सी को हम इसके लिए सेलेक्ट कर पाते हैं क्योंकि ये पास्ट टेंस में है। बाय whom was this book written is the correct answer for question number 17. Question number 18, look that man dashed to open the door of your house. यानी देखो वो आदमी तुम्हारे घर के दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा है, यानी कंटिन्यूअस, और है यानी कि प्रेजेंट, राइट। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए आपको पता ही है कि उसका फॉर्म क्या है, आपको किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उसको करना है, राइट। तो ऑप्शन ए ट्राई, ऑप्शन बी इज ट्राइंग, ऑप्शन सी आर ट्राइंग एंड ऑप्शन डी ट्राइंग. So the correct answer will be is trying, option B. Question number 19, the modal verb in I asked him if I dash see him is, यानी कि मैंने उससे पूछा कि क्या मैं उसे देख सकता हूँ, तो वहाँ पे मॉडल वर्ब इज ऑक्सिलरी वर्ब्स, राइट। तो ए शुड, बी ऑट, सी नीड या फिर डी कुड. तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज कुड. क्वेश्चन नंबर 20, प्रैक्टिस डैश अ मैन परफेक्ट. प्रैक्टिस इंसान को परफेक्ट बनाता है, ये राइट. सो ऑप्शन ए इज मेकिंग, ऑप्शन बी मेक्स, ऑप्शन सी आर मेकिंग एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. तो मैंने जैसे इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया तो आप समझ ही गए होंगे कि क्या करना है हमें. तो ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, जो है मेक्स, यानी प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. क्वेश्चन नंबर 21, I dash French these days. So options given are A was learning, B learn, C am learning and D learned. So I was learning French these days होगा, या फिर I learn French these days होगा, या फिर I am learning होगा, या फिर learned होगा, I learned. So the correct answer is I am learning French these days. So let us start with the questions. Who is he in the first line? पैसेज पढ़ते ही at the beginning मैंने आपको बताया था कि लेंचो ही है. So the correct answer is option B, लेंचो. Question number 24, how much money did reach लेंचो? लेंचो के पास कितने पैसे पहुँचे? So the correct answer is option C, that is 70 pesos. 25, question number 25, what does the phrase bunch of crooks mean? Option A, group of dishonest people, option B, group of honest people, option C, group of friendly people and option D, group of unfriendly people. So the correct answer is option A, group of dishonest people. So choose the correct option and answer the following question. Question number 26, who is the author of From the Diary of Anne Frank? यानी जो स्टोरी आपने पढ़ी है फर्स्ट फ्लाइट टेक्स्ट बुक में From the Diary of Anne Frank, उसे किसने लिखा है? A. रॉयल डाल, B. एन फ्रैंक, C. वॉल्ट विटमैन या फिर D. ऑगडन नैश. So the correct answer is option B, एन फ्रैंक. Question number 27, who is Maddie think would win the contest? मैडी को क्या लगा कि जो कॉन्टेस्ट, कौन सा कॉन्टेस्ट अगर आपको याद हो, ड्राइंग कॉन्टेस्ट, राइट. तो जो ड्राइंग कॉन्टेस्ट हुआ था वो कौन जीतेगा? ए वांडा, बी मैडी, सी पेगी या फिर डी नन ऑफ दीज. सो द करेक्ट आंसर इज सी पेगी. क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट रिस्क डिड द पायलट टेक? यानी कि पायलट जिसने ओल्ड डकोटा प्लेन उड़ाया था उसने कौन सा रिस्क लिया? ए मिसिंग हिज ब्रेकफास्ट, बी फ्लाइंग बैक टू पेरिस, सी फ्लाइंग द ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म या फिर डी ही डिड नॉट टेक एनी रिस्क.
So the correct answer is C, flying the old Dakota straight into the storm. यानी जो तूफान था, जो स्टॉर्म था आसमान में, उसने बिना कुछ सोचे हुए, बिना किसी चीज़ की चिंता किए हुए वो अपनी ओल्ड डकोटा एरोप्लेन को लेकर आगे बढ़ता रहा. Question number 29. What was the immediate reactions of the postman seeing the letter? A letter to God से ये क्वेश्चन है. जो पोस्टमैन था उसने जब लेटर देखा लेंचो का तो उसका क्या रिएक्शन था, यानी उसने कैसे रिएक्ट किया. A cried, B laughed wholeheartedly, C felt sad या फिर D felt happy. So the correct answer is laughed wholeheartedly, यानी कि पूरे दिल से हंसा, पूरे दिल खोलकर पूरे मन से हंसा. राइट. क्वेश्चन नंबर 30. What are a man's obligation in life? एक इंसान के उसके जीवन में क्या ऑब्लिगेशंस होते हैं अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला. ये नेल्सन मंडेला चैप्टर आपके फर्स्ट स्लाइड से लिया गया है. राइट. A obligation to his family, B obligations to his people, C both A and B या फिर D none of the above. तो obligations to his family and obligations to his people ये दोनों ही करेक्ट आंसर है. तो ना A आपको चूज करना है और ना ही B. You will go with the option number C, that is both A and B. Question number 31. What does Amanda consider herself? Amanda अपने आप को क्या समझती थी? Option A an orphan, option B a player, C very poor, C very rich या फिर D very poor. अमेंडा अपने आप को एक ऑर्फन यानी कि अनाथ बच्ची समझती थी. सो ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 32. द बेकर और द ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ पिक्यूलियर ड्रेस नोन एज. पिक्यूलियर यानी कि एक पर्टिकुलर, एक डिफरेंट सा कपड़ा, एक डिफरेंट सी ड्रेस वो पहना करते थे. कौन? बेकर और द ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज यानी कि पहले के ज़माने में. अ बेकर फ्रॉम गोवा चैप्टर से ये क्वेश्चन लिया गया है. तो बेकर जो होते थे उस ज़माने में वो कौन से, वो जो ड्रेस पहनते थे पर्टिकुलरली उसका क्या नाम था? ए कीरा, बी कोट पैंट, सी कबाई या फिर डी हैंडबुक. सो द करेक्ट आंसर इज सी कबाई. क्वेश्चन नंबर 33. इन विच कंट्री टी वॉज ड्रंक फर्स्ट. सबसे पहले टी, चाय जो है वो कहाँ पी गई? ऑप्शन ए इंग्लैंड, बी चाइना, सी पाकिस्तान या फिर डी बांग्लादेश. तो करेक्ट आंसर है बी चाइना. क्वेश्चन नंबर 34. व्हाट टाइप ऑफ मैन वॉज ग्रिफिन. ग्रिफिन किस तरीके का इंसान था? ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट, बी लॉलेस पर्सन, सी बोथ ए एंड बी या फिर डी फ्रेंडली. यानी कि वो एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, वो तो था ही, वो बहुत ही इंटेलिजेंट था, लेकिन साथ ही साथ वो लॉलेस पर्सन भी था. तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन सी. ऑप्शन सी, दैट इज both A and B will be the correct answer. Question number 35. What did the thief use to change every month? Thief हर महीने क्या बदलता था? The thief's story taken from your supplementary reader, footprint without feet. उसका क्वेश्चन है ये, उससे लिया गया सवाल है. तो ऑप्शन है his name, his house, his car या फिर none of the above. So the correct answer is option A, his name. Question number 36. Who is the writer of A Triumph of Surgery? A Triumph of Surgery किसने लिखा? ऑप्शन ए मिसेस पम्फरी, बी जेम्स हैरियट, सी रस्किन बॉन्ड या फिर डी मुल्क राज आनंद. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज जेम्स हैरियट. क्वेश्चन नंबर 37. Who was Ozible? Ozible कौन था? ए वेटर, बी पुलिसमैन, सी सीक्रेट एजेंट या फिर डी नन ऑफ द एबव. यानी कि Ozible जो था वो था एक सीक्रेट एजेंट. तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर 38. होरास स्टैनबई लाइक्ड डैश, यानी उसे क्या पसंद था? ए रीडिंग एक्सपेंसिव बुक्स, बी रीडिंग न्यूज़पेपर,
सी सिंगिंग या फिर डी लिसनिंग म्यूजिक। होरेस स्टैनवे को पसंद था एक्सपेंसिव बुक्स को रीड करना और इसके लिए ही वो साल में एक बार चोरी करता था ताकि वो पैसे इकट्ठा कर सके और एक्सपेंसिव बुक्स को वो खरीद सके। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, मिसेस लॉयसेल बोरोड अ डैश फ्रॉम मैडम फॉरेस्टियर। मिसेस लॉयसेल ने बोरो किया था, उधार लिया था मैडम फॉरेस्टियर से कुछ, तो वो कौन सी चीज़ थी? ए अ ड्रेस, बी अ नेकलेस, सी बोथ ए एंड बी या फिर डी नन ऑफ द एबव। ड्रेस तो उसके हस्बैंड ने उसको पैसे दिए थे तो उसने खरीद लिया था मिसेस लॉयसेल, दैट इज मटिल्डा अगर आपको याद हो तो, राइट। और नेकलेस उसके पास नहीं था जिसे उसने बोरो किया था मैडम फॉरेस्टियर से, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट वाज भोलीज रियल नेम? भोली का रियल नेम क्या है? ऑप्शन ए सुनिधि, बी सुलेखा, सी रजनी या फिर डी नलिनी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी सुलेखा। तो देखा बच्चों, अभी हमने सारे 1 से लेके 1 to 40 क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे देखा एक एक करके, और उन सभी क्वेश्चंस के आंसर एट द एंड आप यहाँ पे भी इस प्रेजेंटेशन में देख सकते हो। ये सभी मैंने इसको इस तरीके से लिखा है कि आप काफ़ी इजीली इसको कर पाओ और ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके के सेट को प्रैक्टिस करो ताकि तुम्हारी जो आने वाली परीक्षा है उसमें तुम बहुत ही अच्छे मार्क्स लेकर पास कर सको। तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।